तो बच्चों आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हमारा 19वें अध्याय का अभ्यास प्रश्न, यानी कि लास्ट पार्ट है भाग 9। चूँकि हम पूरे अच्छे से चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी है, तो आशा करती हूँ कि सेल्फ एनालिसिस आज बहुत ही प्योरली होना चाहिए। हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो पहला उद्देश्य क्वेश्चन की अच्छी से रीडिंग, देन क्या पूछा जा रहा है पॉइंट्स को कलेक्ट करो और उसका आंसर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। आई एम सो हैप्पी, आपको लग ही रहा होगा क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से वो हुआ है, मतलब स्पष्ट हुआ है। और आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, मतलब आज हमारी एक सेल्फ एनालिसिस होने वाली है कि आज हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते और क्यों नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है गुच्छे निस्यंद दर GFR को परिभाषित कीजिए। आपको पता है ना 180 लीटर पर डे हमारा निकलता है और 125 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति मिनट निकलता है ना। 125 मिली तो प्रति मिनट निकलता है, और इसकी हम वैसे बात करें तो 180 लीटर प्रतिदिन हमारा जो है यूरिन निकलता है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। तो वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित यानी कि फिल्ट्रेशन की जो दर है, जितना निस्यंद हम कर पा रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर पा रहे हैं, वो दर ही क्या कहलाती है हमारी GFR, गुच्छे निस्यंद दर। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्छे निस्यंद दर GFR की स्वनियमन क्रियाविधि को समझाइए। स्वनियमन कैसे होगा? तुम्हें याद हो तो हमने देखा था कि जक्स्टाग्लैमरस वो होती है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि गुच्छ कोशिकाएं आती है, फिर हार्मोन निकालती है। जैसे ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो GFR का बढ़ना और घटना कौन करता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ब्लड प्रेशर कम है तो हार्मोन रिलीज होंगे, ब्लड प्रेशर हाई है तो कैसे GFR को हमें कम करना है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है और इसी को ही हम स्वनियमन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का सही और गलत, ये पता है खुद से ही कर लेना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से चैप्टर पढ़ने के बाद ये सही गलत ना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने तब रखते हैं जब हमें आंसर ना आए। मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है, हाँ या ना? प्रतिवर्ती क्रिया होती है, हमने देखा भी है। यस। ADH, तो यहाँ पर क्या आएगा? यस, सही है ये। ADH मूत्र को अल्प परासरणी बनाते हुए जल के निष्कासन में सहायक होता है। ADH की बात हो रही है। ADH क्या जल का निष्कासन करता है या यूरिया का? तो ये चीज क्या होनी चाहिए? रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल को निस्यंदित करता है। तुमने मेरा ये वाला पार्ट बोमेन संपुट वाला अच्छे से देखा हो, PCT, हेनले लूप और DCT, तो आपको याद हो यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं और इस प्रोटीन को हमें छानना नहीं होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? बोमन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल का निस्यंदन करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। प्रोटीन को हम नहीं भेजते हैं, फिल्ट्रेशन में नहीं भेजते हैं। हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस। समीपस्थ यानी कि PCT में ग्लूकोज के सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज तो तुम्हें पता है यहाँ चला जाता है, फिर अपन ग्लूकोज को वापस से एब्जॉर्ब कर लेते थे। याद आ गई वो वाली बात? आंसर देख लेते हैं। सही, पहले में हमारा राइट था, दूसरे में रॉन्ग था, बाकी तीनों में सही। आ जाओ, सही गलत सही सही सही, ये लो। क्लियर? ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं। तुम्हें एनालाइज करना है कि राइट है तो राइट क्यों है, रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है। ये सेल्फ एनालाइज तुम्हें करना है। प्रतिधारा क्रियाविधि को संक्षेप में वर्णन करो। तुम्हें पता है कि बोमन संपुट से, ठीक है, यहाँ पर PCT, हेनले लूप और वापस इस तरीके से, तो तुम्हें पता है यहाँ के कुछ आयन इधर चले जाते थे, कुछ आयन यहाँ चले जाते थे। तो हमें आदान प्रदान जो है, भाई ये मेरा आयन है मुझे चाहिए, नहीं ये मेरी चीज़ है मुझे चाहिए, तो ये आदान प्रदान तुमने देखा था। वही चीज़ हमें इस वाले पार्ट में या इस वाले क्वेश्चन में लिखनी है। प्रतिधारा क्रियाविधि को संक्षेप में वर्णन करो। हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आ जाओ एक बार देख लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने अच्छे से देखा था। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में देखा था। डन। आ जाओ नेक्स्ट।
उत्सर्जन में यकृत, फुफ्फुस और त्वचा का महत्व बताइए। शायद सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि 8th, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में ही हमने ये यकृत, फुफ्फुस और त्वचा के बारे में बात करी थी। लंग्स में हम क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे थे 200 ml। फुफ्फुस में हम क्या कर रहे थे, जो भी मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको बाहर निकाल रहे थे। त्वचा में हम यूरिया को बाहर निकाल रहे थे। लार से भी हम यूरिया को बाहर निकाल रहे थे। ये बात याद आ गई है, ये इसी में हमें ये चीज़ें लिखनी है। मूत्रण की व्याख्या लिखिए। देखो जब मैंने तुम्हें बताया था कि हम ट्रैवल कर रहे थे और 6-7 घंटे का रास्ता था और अब हमारा पेट भर गया था, हमें ऐसा लग रहा था कि यूरिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कौन कौन से स्फिंक्टर काम कर रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। न्यूरॉन बार बार बोल रहा था कि शुशु जानी है, लेकिन नहीं, जो हमारा एक स्फिंक्टर है वो बोल रहा था कि नहीं अभी रुको, अभी बस नहीं रुक सकती है। तो वो चीज़ जो है हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बतानी है हर डायग्राम के साथ में, ठीक है। स्तंभ 1 और दूसरे को मिलाना है हमें। अमोनिया उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? बोमेन संपुट का क्या काम है? मूत्रण, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन और ADH। देखो अमोनिया उत्सर्जन हमेशा अस्थल मछलियां करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वाटर में जो रहेगा उसके लिए अमोनिया को बाहर निकालना ज़्यादा इजी रहेगा, तो अस्थल मछलियां इसका सही आंसर है। बोमन संपुट किसका पार्ट है? वृक्क नलिका का पार्ट है, हाँ या ना। मूत्रण, मूत्रण की क्रिया में तुम देखो तो मूत्राशय हेल्प करता है, यूरिनरी ब्लैडर हेल्प करता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी करते हैं। तुम्हें याद हो तो वाइट कलर का पार्ट और ग्रीन कलर का पार्ट। ADH किस में भाग करेगा? जल के पुनः अवशोषण में हेल्प करेगा। क्लियर? ये है हमारा आंसर, वैसे पीछे दे रखे हैं, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण नियमन का क्या अर्थ है? देखो ऑस्मोटिक रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो पानी में रहते हैं उनको अमोनिया बाहर निकालना पड़ता है, तो उनको अंदर और बाहर की जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी को ही हम परासरण नियमन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, अमोनिया उत्सर्जी क्यों नहीं होते? इसका रीज़न हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बात होली थी कि भाई हम अमीनोटैलिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम वाटर में नहीं रहते हैं। जो वाटर में रहते हैं उनको, क्योंकि अमोनिया के बाहर उत्सर्जन के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते। क्लियर? वृक्क के कार्यों में जक्स्टा गुच्छ उपकरण का क्या हेल्प है? तो तुम्हें याद हो जब हमने रेनिन को निकाला था, रेनिन एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद JGA एक्टिवेट हुआ था, फिर बहुत सारे हार्मोन निकले थे, और उसने क्या करा था, जो हमारी ये जो है हमारी जो रिएक्शन है, निस्पंदन की रेट है, उसको बढ़ा दिया था। कब हुआ था ये? जब BP लो की कंडीशन थी। याद आ रहा है? वही वाले, देखो आ गया ना, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन हार्मोन फर्स्ट और सेकंड जब निकाला था, ठीक है। रेनिन बढ़ गया था हमारा, ठीक है। सोडियम और जल का पुनः अवशोषण हुआ था। ब्लड प्रेशर और GFR में वृद्धि होती है कि नहीं? ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर नोटिस करनी है। मैंने तुम्हें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था इस चीज़ का। नाम का उल्लेख कीजिए। एक कशेरुकी जिसमें ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। मनुष्य के वृक्क के वलकुट के भाग जो मध्यांश के पिरामिड के बीच में धसे रहते हैं, और हेनले लूप के समानांतर उपस्थित केशिका का लूप कौन सा होता है? तो आंसर हमारे ये रहे। कौन सी कोशिका होती है कशेरुकी? एम्फिओक्सिस। और जो स्तंभ जो होते हैं वलकुट के समान, वो कौन से होते हैं? हमारे बॉटनी के वृक्क स्तंभ। और हेनले लूप के चारों तरफ जो ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। आ गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हेनले लूप में आरोही भुजा जल के लिए क्या होती है, और जबकि अवरोही भुजा के लिए? तो तुम्हें पता हो तो सबसे पहले जल पारगम्य होता है और यहाँ पर अपारगम्य रहता है। याद आ रहा है? बाहर आयंस देखाएगा तो जो वो है हमारा वाटर है वो बाहर रिलीज हो जाता था। याद आ गई वो चीज़? वृक्क नलिका के दूरस्थ भाग द्वारा जल का पुनः अवशोषण हार्मोन के द्वारा होता था। कौन सा हार्मोन आएगा हमारा यहाँ पे? ADH हार्मोन आएगा, याद रखना, ठीक है। अपोहन द्रव में पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी
द्रव उपस्थित होते हैं। तो आपको याद हो तो नाइट्रोजन अवशिष्ट हमारे अंदर नहीं होता, सारा प्लाज्मा के समान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनी अवशिष्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा औसतन ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। अभी अपन ने पहले बात करी थी 25 से 30 ग्राम यूरिया का अवशोषण हमारे साथ होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए हैं। दैट मीन्स ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। इसमें कोई भी डाउट तुम्हें आता है तो तुम कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हो, वहाँ पर तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सोल्यूशन हो ही जाएगा। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जब तक धन्यवाद।